ओके स्टार्ट। बैंक वेलकम। अच्छा कर ले क्या? नहीं, इसमें हम कट नहीं कर रहे हैं, ये भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो वेलकम टू कैसा कैसे। और कैसे का जो मकसद है वो ये होगा कि हम आमतौर पे डिफरेंट लोगों को इनवाइट करेंगे या उनसे गुफ्तगू करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो आम तौर पे बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं रूटीन में, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे कर लेते हैं। ठीक है, तो जो शुरू की ज़ाहिर है कुछ एपिसोड्स में हम भी विल बी लर्निंग एज वेल, और हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या फॉर्मेट बनता है, बट डेफिनेटली दिस इज समथिंग विल बी एक्सप्लोरिंग के विल बी क्यूरियस टू नो दैट हाउ पीपल आर डूइंग व्हाट दे डूइंग। तो मोहम्मद अवैस, थैंक यू फॉर बीइंग आवर फर्स्ट गेस्ट। और आज जो ज़ाहिर है हम लोग विल बी इंटरेस्टेड टू नो कि आप जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। थोड़ा सा एज मच एज आई नो यू, और अवैस को मैं को पिछले 20 साल से जानता हूँ। वी वर टुगेदर इन आवर एफएससी, और उसके बाद अल्टीमेटली हम दोनों ने एमबीए किया, और एमबीए करने के बाद हम दोनों ने कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन किया, और कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन करने के बाद मेरे ख्याल से कोई 5 साल के बाद अवैस ज्वाइंड अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और आप तब से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया जवाब साहब, आपने मुझे अपनी इस प्रोग्राम में मदऊ किया, इनवाइट किया। तो अब ये है कि सबसे बड़ी बात ये थी कि हम लोगों ने जब एमबीए किया उस दौर में हम लोगों ने उस दौर की जो प्रेस्टीज ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ पर जॉब की, जिसमें अगर मैं यहाँ पर प्रॉक्टर एंड गैम्बल का नाम लूँ तो वो मेरा पहला सेक्टर था जिसमें जॉब स्टार्ट की। तो उसके बाद अल्टीमेटली वहाँ से स्विच करना गवर्नमेंट सेक्टर में ये कैसे हुआ, ये जो एक एवोल्यूशन थी, क्यों हुई, गवर्नमेंट सेक्टर में आने की क्या वजह थी, ये मैं आपको थोड़ी सी इसकी। अच्छा, उससे पहले बिफोर वी गेट इनटू दैट, एक जो चीज़ आमतौर पे होती है वो ये होती है कि हमारे मुल्क में भी ज़्यादा एक ये परसेप्शन होती है, ये समझा जाता है कि द पर्सन हु इज़ डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब इज़ बेटर ऑफ। और मतलब ज़ाहिर है व्हाइल वी वर ग्रोइंग अप, तो चाहे उस वक्त ये था कि जी या डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ या गवर्नमेंट जॉब कर लो। और गवर्नमेंट जॉब भी ज़ाहिर है करने के हवाले से दो मेन चीज़ें होती हैं कि या तो आप CSS करके पब्लिक सर्विस जो है उसमें आते हैं, या फिर आप देयर आर अदर वेज टू गेट इनटू गवर्नमेंट जॉब एज वेल। तो आपके ख्याल से लाइक ऐसे क्यों है? एंड आई रिमेंबर लाइक व्हेन वी वर ग्रोइंग अप एज वेल, यू ऑल्सो सजेस्टेड मी सेवरल टाइम्स कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब जो है वो उसको ज्वाइन कर लूँ। तो प्राइमरीली व्हाट डू यू थिंक कि लाइक जो लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स करनी चाहिए, उसके पीछे क्या मकसद होता है? अच्छा, अभी ये है कि देखें, लगता हमें इस तरह से है कि गवर्नमेंट जॉब में आके जो है ना आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो थिंकिंग लेवल है, एक जगह पे आके स्ट्रक होता है, आपकी जो स्टक हो जाता है। स्ट्रक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो आप मतलब हासिल करना चाह रही हैं एक प्राइवेट सेक्टर में, या एक एज एंटरप्रेन्योरशिप आप एज एंटरप्रेन्योर कर सकते हैं, वो आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी कर सकते हैं। कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कंस्ट्रेंट्स नहीं है जी कि आपने ये, अगर आपकी कुछ विशेज़ हैं, कुछ ड्रीम्स हैं कि वो आप यहाँ पे फुलफिल नहीं कर सकते, तो 100% आप जॉब के साथ फुलफिल कर सकते हैं। बात ये है कि आपकी जो थिंकिंग लेवल है कि आपने गवर्नमेंट जॉब में आगे खुद को एक जगह पे ब्लॉक रखना है या इससे आगे अपॉर्चुनिटीज लेनी है। लाइक मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। हमारे सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ही जूनियर लेवल पे आए, जिन्होंने इसी PhD की। PhD करने के बाद आजकल वो बहुत ही अच्छी जो डेस्कोन है वहाँ पे, इस तरह की जो कंपनीज है वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, मिलियंस में उनकी सैलरीज हैं। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर में आके आप अपनी जगह पे एक जगह में रुकते हैं। अब कुछ देर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जैसे मैं आप अपनी एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आपने बताया कि मैंने MBA किया, अभी मैंने LLM कर रहा हूँ, तो मेरी ये सोच है कि मेरा जैसे LLM कंप्लीट होता है, मैं अपनी यहाँ से अपना जो क्लोज करूँगा, और मैं आउट ऑफ द कंट्री, नॉर्वे में जिस तरह की डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में आपको अपॉर्चुनिटीज दी जाती है कि आप जाकर बाहर पढ़ सकते हैं। उसमें आपके पीछे जॉब भी सिक्योर है, आप बाहर जाके पढ़ें और वापस आके आपको दोबारा से ये लोग अच्छी जगह पे लेते हैं, और जो भी आपका मसल पे स्केल है उसको हाई करके रिटर्न करते हैं आपको। और इसमें गवर्नमेंट आपको सपोर्ट भी करती है हर तरह से।
तो ये तो बहुत सारे लाइक एडवांटेजेस दैट यू मेंशनिंग कि गवर्नमेंट जॉब में होते हुए हो सकते हैं, बट प्राइमरीली जो लोग आमतौर पे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या मे बी रीजन व्हाई यू एक्चुअली स्विच्ड फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर टू गवर्नमेंट सेक्टर वाज जॉब सिक्योरिटी, राइट? थोड़ा सा उसमें ये था कि बिल्कुल जॉब सिक्योरिटी थी, जैसा आपको बताया मैंने कि कई नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप एडवर्टाइजमेंट सेक्टर भी था, सेल सेक्टर भी था जहाँ पे जॉब की मैंने। तो जो सबसे बड़ा जो वहाँ पे एक फैक्टर था ना, देखिए जॉब का जो फैक्टर है, जैसे ही इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ, जैसे ही आप अपनी स्टडी कंप्लीट करें, आपको चाहिए कि आप स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपने आप को टाइम दें, आप एंटरप्रेन्योर जाएं। 2 साल 4 साल 5 साल आप खुद को टाइम देने के बाद जब आप समझते हैं कि यार आप कहीं पे स्टेबिलिटी नहीं हो रही, तो फिर आपको लास्ट में जॉब स्टार्ट करनी चाहिए। वेरी बैड थिंग ये है कि हमारे मुल्क में जब भी आपका कोई मतलब कोई आपका अपना पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, तो पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा एक वो आ जाती है जी कि बच्चा जो भी करेगा नहीं करने दी जाती है, आपको ये एंटरप्रेन्योर की तरफ नहीं जाने दिया जाता। उसका नुकसान ये होता है कि फिर जो बहुत सी जो लड़के टैलेंटेड लड़के होते हैं ना, उनका ये इस कंस्ट्रेंट की वजह से, पेरेंट्स कंस्ट्रेंट की वजह से आप लोग जो हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। तो उसमें मैं जो इनपुट दे रहा हूँ ये दे रहा हूँ कि जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट हो, आपको कम से कम 2 साल खुद को मौका दें, जो हासिल करना चाहते हैं आप करें, जो आपकी विशेज़ हैं, ड्रीम्स हैं, वो अगर आप समझते हैं कि यार वो कंस्ट्रेंट्स आ जाए, नहीं तो फिर ये सेकंड ऑप्शन आपकी जॉब होनी चाहिए। और दूसरा ये कि आपने जैसे बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर ही क्यों, गवर्नमेंट सेक्टर इसलिए मैंने ज्वाइन किया था कि इसमें आपकी सबसे बड़ी जो जॉब सिक्योरिटी है, आपको जॉब थ्रेट कोई नहीं है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको वही अपॉर्चुनिटी जो प्राइवेट में मिल रही होती है वही आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मिल रही होती है। आप अपनी स्टडी करें, आप अपने जो भी आपके विशेष ड्रीम्स हैं फुलफिल करें, तो किसी किस्म का कोई इसमें आपको ब्लॉकेज नहीं है, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल फिर वहीं पे आ जाता है कि जब अगर किसी ने गवर्नमेंट जॉब कोई हासिल कर रही हैं, तो उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं और किस तरह से वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर सकते हैं? देखिए बात ये है कि अगर आपने अपना माइंडसेट बनाया है कि आपने देखिए जब आप पढ़ होते हैं आपको पहले से पता होता है कि आपने क्या, आपके ड्रीम्स क्या हैं। जब आप FSC BSc या जो भी आपके OA लेवल में होते हैं तो पहले से आइडिया होता है कि आपके ड्रीम्स क्या हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर तो आप चाहते हैं जी कि आप सिविल सुपीरियर सर्विसेज में आए, पाकिस्तान सुपीरियर सर्विसेज में आए, तो आपको चाहिए कि आप ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद CSS की तरफ चले जाएँ। आपको MSc MBA PhD वगैरह की तरफ फिर नहीं जाना चाहिए। आप CSS के लिए तैयारी शुरू करें। बेसिक आपकी जो की है या टोकन है वो आपका ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो करने के फ़ौरन बाद आप CSS करें। अच्छा, CSS करने के बाद आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, अच्छी पे स्केल भी मिलती है, ठीक है। और आप 3 to 4 ईयर्स आप उसकी प्रिपरेशन करें। प्रिपरेशन करने के बाद आपको गवर्नमेंट में आए, गवर्नमेंट के बाद आपको नंबर ऑफ एक्सपोजर्स हैं, आपको मसलन जो भी स्काई इज द लिमिट, ये नहीं है कि आप कोई ब्लॉकेज है, आप कहीं रुकेंगे, कहीं नहीं रुकेंगे आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। और CSS के अलावा जिस तरह से आप भी सिविल सर्विस के अलावा जो दूसरा मेथड है उसके थ्रू आप अपने डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और किस तरह से लोग अवेल करते हैं? देखिए उसके लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप जो है ना, जो सबसे पहले साइंटिफिक स्टडी है ना, साइंटिफिक स्टडी आप उसको अप्रोच करें। आर्ट्स स्टडी को आप अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाह रहे हैं, साइंटिफिक स्टडीज ही आपको गवर्नमेंट सेक्टर में आने का एक की है। ठीक है, आर्ट्स जो है ना आपको नहीं इस तरफ ला। तो आपका MBA जो था वाज इट फैक्टर के जिस वजह से आपकी यहाँ पर जॉब हुई? एग्जैक्टली, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग की बेस पे हम लोग अप्लाई किया। और बिल्कुल ये 100% बात है कि आप अगर अपनी स्टडी बेस पे जो जॉब आपको स्टडी बेस पे ही मिलेगी, तो साइंटिफिक स्टडीज़ पे आप लोग आए। उसमें 3-4 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि डिफरेंट जैसे पोर्टल्स हैं गवर्नमेंट के, वो आप चेक करते हैं, जैसे कि अब नेशनल टेस्टिंग सर्विस है, NTS है। फिर दूसरा एक जो मेन चीज़ ये है कि आपको मिलता है कि पर्सनल सेक्रेटरी के लिए एक अच्छी जॉब आती है, जिसमें ग्रेजुएशन के बाद आपको 1 लाख to 2 लाख रुपये सैलरी आपको ऑफर की जाती है। सही। वो आप उसका कोर्स होता है सर, आप स्टेनो का कोर्स कर सकते हैं। वो आपको FSc के बाद या BSc के बाद आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। 3 to 4 मंथ्स का वो कोर्स होता है। और करने के बाद आप अप्लाई करें और बड़ी आसानी से आपको ना 1 लाख प्लस सैलरी मिल सकती है। सही। और मुझे ये बताएं कि ये जो जॉब हासिल करने के लिए क्या ये आमतौर पे जो सिलेक्शन होती है उसमें आपको ये सारी एफर्ट करने के अलावा भी कुछ करना पड़ता है? मतलब इज़ देयर एनीथिंग मोर देन व्हाट्स आउट देयर, या कुछ ट्रिक्स होते हैं जिसके थ्रू बंदा एंटर कर सकता है? देखें बात ये है कि बेसिक चीज़ जो है ना, वो तो
जो आपका प्लेटफॉर्म है, जिस जगह पे आपने जब आप किसी के सामने अपने को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो वही है जो आप हैं। ठीक है, आपको एक दफ़ा कैमरे के सामने बिठा दिया जाएगा, एक शो कर लेंगे, 2 शो कर लेंगे, तीसरे शो में आपको अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रही तो आपको वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। अच्छा। तो अगर आपके अंदर अपॉर्चुनिटी अगर आप वेट करना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट अपने उस लेवल पे तो लेके आए। नहीं, मैं सीधी चले सिंपल से सीधी सी बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम जो है ना सुपरफिशियल डिस्कशन कर रहे हैं, और अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारी डिस्कशन का कोई फ़ायदा हो तो थोड़ा सा हमें ऑनेस्ट भी होना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे बताएं कि ये अंदर खाते क्या सीन चलता है? कोई लाइक किसी अफसर के साथ कोई दोस्ती करनी पड़ती है, कहीं पे किसी से कहलाना पड़ता है, कोई सिफारिश करनी पड़ती है? प्रैक्टिकल ग्राउंड में मुझे कोई बताएं, लाइक मुझे वो वाली चीज़ें ना बताएं जो कि हम आम तौर पे चाहेंगे कि लोगों को पता हो। हम वो बात करें जो ऑन द ग्राउंड एग्जिस्ट करती है। देखिए, ऑन द ग्राउंड ये एग्जिस्ट करता है कि आपके अंदर, फिर दोबारा वही बात करूँगा, अगर आपने कोई अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है ना, तो सबसे पहले उस अपॉर्चुनिटी के को अवेल करने के लिए आपके अंदर उतना टैलेंट, उतनी क्वालिफिकेशन तो होगी। तो बेसिकली अगर आप कहते हैं कि अगर किसी की लेट से मेरे माइंड में है कि जी कोई सिफारिश कहीं से मैं करवा भी सकता हूँ, तो बेसिक क्राइटेरिया तो आप कम से कम फुलफिल करते हो। ठीक है, लाइक अगर डॉक्टर के लिए अगर अपॉर्चुनिटी आई है किसी भी हॉस्पिटल में, तो आप MBBS तो कम से कम आपने किया होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। चलो ये एक हो गया कि अगर एक बच्चे ने अप्लाई करना है किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो बेसिक क्राइटेरिया जो उसका है वो आप सारी वो चीज़ें फुलफिल करते हो। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद आपका टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट। ठीक है, उसमें रिटन टेस्ट में आप वो आपके बिल्कुल कह लें कि उसकी अकाउंटेबिलिटी है, कोई भी आपकी अकाउंटेबिलिटी कर सकता है, रीचेक आपका हो सकता है कि ठीक है। अच्छा, इसमें ये चीज़ जो करप्शन वाला एलिमेंट है ना अजवा साहब, ये आज से शायद 40-50 साल पहले था। अच्छा, अब ये चीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि आपको पता है मीडिया का इरा चल रहा है, तो अब ये इतना वो कह लें कि इतना आसान नहीं है कि कोई भी एक जो अनमैरिड बंदा आके, जो मैरिड पे नहीं आ रहा होता, तो वो आके उसको जॉब को अवेल कर ले। अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ कह लें कि चांसेस हैं, लेकिन बहुत कम है। सही। जैसे मेरी एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था, मैंने टेस्ट दिया, इसका क्लियर किया, फिर इंटरव्यू हुआ, फिर मेडिकल हुआ, फिर सारी चीज़ों के जो एक पैरामीटर थे, पैरामीटर पे पूरा उतरने के बाद हमारी सिलेक्शन हुई। फिर हमारी डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग हुई, डिपार्टमेंट ट्रेनिंग के बाद हमारे फिर एग्जाम्स हुए। वो एग्जाम्स देने के बाद फिल्टर होके हम लोग फिर दोबारा। तो अब अगर एक मैंने अगर एज ए फ्रेश कैंडिडेट या फ्रेश ग्रेजुएट मैंने अगर लेट से गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो क्या मुझे पहले ये जिस तरह से आपने बताया कि सबसे पहले मुझे आई नीड टू लुक आउट फॉर अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़, मुझे मेक श्योर करना होगा कि जो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं उसको फुलफिल करता हूँ, जो उसके रिटन टेस्ट या जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको मैं पूरा करूँ, एंड देन होप के मेरिट के ऊपर ही मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। आप पहले बताया कि साइंटिफिक स्टडीज़ की तरफ जाएं। चलें, मतलब वो ठीक है, वो ये बात भी होगी कि साइंटिफिक, जब आप कहते हैं साइंटिफिक तो आपकी उससे मुराद ये कि आर्ट स्टडीज़ जो हैं उसमें कम है। मैथ्स हो, आपकी जो बैकग्राउंड में मैथ्स का होना चाहिए एक्सपीरियंस, आपका यहाँ आपकी स्टडी होनी चाहिए, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी, इस तरह की चीज़ें जब आप पढ़ रहे होते हैं, बेसिकली जो स्टडी होती है ना, ये आपको रीजनिंग। तो इसकी क्या वजह है कि आमतौर पे क्या डिपार्टमेंट, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने आर्ट्स की स्टडीज़ की हुई हैं, कि किसी ने BA किया हुआ है या MA, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़ाहिर है लाइक नॉट टू put people down who has done these studies, but let's say if somebody has done MA political science, MA Urdu, MA English, तो क्या उनके chances कम होंगे to get a job in a government organization? जो सब उसमें ये कि पेपर जो होंगे ना, जो पेपर्स जो रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट आते हैं, वो बेसिकली एनालिटिकल रीजनिंग और क्वालिटेटिव रीजनिंग, रिसर्च रीजनिंग के। so it doesn't have to do anything with your knowledge per se, but more कि आपके जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, जो आपके दूसरे जनरल आपकी जो नॉलेज है और जो स्किल्स हैं उसके ऊपर कमांड हो। देखिए, कमांड तो आपकी हर एक की होनी चाहिए, लेकिन मेन चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको रेज करना चाह रहा हूँ कि आपके अंदर इतना तो टैलेंट हो कि अगर आपको कोई रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आ रहा है, कोई फिजिक्स का, तो आप उसको फुलफिल कर सकते। बट ये भी तो जरूर हो सकता है ना, अगर फॉर एग्जांपल मैंने लेट से मास्टर्स नहीं किया हुआ मैथमेटिक्स में, लेकिन फिर भी अगर मैंने उस टेस्ट की प्रेपरेशन की है, तो वो उस टेस्ट की प्रेपरेशन की बेस के ऊपर मैं हो सकता है वो मैं टेस्ट क्लियर कर लूँ। सो ये हो सकता है कि मेरी वो रेलेवेंट स्टडीज़ नहीं भी हैं, बट अगर मेरी इस टेस्ट की प्रेपरेशन है और उसको मैं क्लियर कर पाता हूँ, तो मैं आई बी स्टिल बी एबल टू गेट अ जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। नो, लेकिन जो सब अगर आपको MSc मैथ्स की टीचर के लिए अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेक्चरर के लिए मिल रही है, या आपको डॉक्टर के लिए मिल रही है, इंजीनियरिंग के लिए, तो आपको तो वो भी क्वालिफिकेशन होगी ना बेसिक, जो इसमें आप
अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आजकल अगर मिसाल के तौर तो बट लेट्स से जिस तरह आपका डिपार्टमेंट है पाकिस्तान रेलवे का, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, तो पाकिस्तान रेलवे में अगर कोई पोजीशन आती है, लेट्स से कोई एंट्री लेवल पोजीशन है, मुझे नहीं पता कि कौन सी होती हैं पोजीशंस, बट लेट्स से कोई एंट्री लेवल पोजीशन है, तो अगर मैंने इफ आई एम समबडी जिसने ह्यूमैनिटीज़ की मेरे पास डिग्री है कंपेयर टू साइंसेज में, तो क्या वुड आई बी एट अ डिसएडवांटेज कंपेयर टू समबडी हु हैज़ डन इन साइंसेज जस्ट बिकॉज ऑफ the possibility of me performing poorly in a test? Would there be actually any advantage other than this? Exactly. होगा। तो क्या so two people जिनका same test result है let's say, और एक humanities से है और एक sciences से है, तो would the department prefer somebody from sciences degree? No, they will not prefer a scientific degree or any arts degree. The thing is कि जब आपकी टेस्टिंग हो रही होगी, जब आपका एनालिसिस हो रहा होगा, स्क्रीनिंग हो रही होगी, आपकी स्क्रीनिंग की डिफरेंट चीज़ें हैं ना, लाइक आपका इंटरव्यू में आ जाते हैं, फिर आपका रिटन टेस्ट आ रहा होता है, फिर आपकी और भी एवोल्यूशन हो रही होती है ना कुछ चीज़ों की। तो जब आप रिटन टेस्ट दे रहे होंगे और रिटन टेस्ट में आपको डिफरेंट मैथ्स के क्वेश्चंस, फिजिक्स के क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, तो अदर देन जिसने ये नहीं पढ़ा, सेम पेपर के लिए अप्लाई किया ना, तो जिसने पढ़ा है तो जाहिर बात है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। और मोस्टली तो क्या ऐसे लाइक इज इट रेयर दैट इन योर डिपार्टमेंट somebody from a humanities degree gets a job? There are a number of people who have done in arts and they are in civil services. ठीक है, वो तो सिविल सर्विसेज के थ्रू आते हैं ना, जिस तरह बहुत सारे मतलब उसमें तो लाइक पीपल फ्रॉम एनी वॉक्स ऑफ फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ दे कैन क्लियर द टेस्ट एंड गेट इनटू द लाइफ। आर्ट्स एंड साइंस के जो आप कह रहे हैं ना कि अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट उनको देती है, इनको नहीं देती, सिर्फ बात यह है कि जिस चीज़ में आपकी स्किल्स ज़्यादा होंगी ना, आपकी टेक्निकल स्किल्स जिसमें आपकी ज़्यादा हैं, तो हमेशा बात यह है कि आर्ट्स की जो आपकी जो कह रहे हैं कि एक प्रेस्टीज वैल्यू बहुत होगी, लेकिन साइंटिफिक स्टडीज़ की या टेक्निकल स्टडीज़ की आपकी जो है ना एडवांटेज, जो आप 100% आपको पुट बैक करते हैं। इसमें ये देखिए कि अगर आप कोई भी आप किसी टेस्ट में अपेयर हो रहे हैं, तो जिस टेस्ट में वो अपेयर हो रहे हैं उसमें मोस्टली आपको जो एनालिटिकल रीजनिंग के लिए आपको ना कोई क्वेश्चंस आ रहे होंगे। ठीक है, तो यू सेइंग कि जो रेलेवेंट उसकी जिसकी स्टडीज होगी वो इधर अपनी स्टडी को इस तरह से इनपुट पुट इन किया है कि वो अभी कह लें कि इन चीज़ों से गो थ्रू होकर निकला, टिनलाइज होकर निकला, एक टफ सिनेरियो होकर निकला, तो वो उसके लिए वो उस सिनेरियो को 3 घंटे के पेपर को सॉल्व करना आसान होगा। उसकी जो मेंटल लेवल है वो 100% उस चीज़ को पिच कर रहा होगा, उसको ना अपील कर रहा होगा कि यार ये मैं कर सकता हूँ। ऑन द अदर हैंड जो आर्ट्स है जिसको हम सिंपल स्टडी बोलते हैं, FA या MA, उसके लिए 100% टफ होगा, वो उस लेवल पे जाकर उसको अवेल नहीं कर पाएगा। जैसे मैथ्स का क्वेश्चन है या कोई अलजबरा है, ये चीज़ तो उसके लिए मुश्किल होगा। जो इसमें से जो एक चीज़ ये निकल रही है कि जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, जो भी आप पिक कर रहे हैं, आप उसको बड़ा सोच समझ के पिक करें। ठीक है। So for example, अगर आपने if you want to get a job in government, जिस तरह आपने शुरू से ही अगर if you have decided, so you're suggesting that it's better that you go for sciences than humanities. ठीक है, और इसके अलावा like would there be anything else that one should keep in mind if they want to get job in a government organization? Or अगर CSS is like one of the options, but definitely to clear CSS itself it's a very difficult test, और उसकी selection process भी काफ़ी complicated होता है. So like of course like that's there, but apart from that, एक तो जिस तरह आपने बात की कि like your selection of your subject matters, what else one should keep in mind? देखिए इसमें ये है कि आप अगर माइंड आपका बन गया है कि आपने गवर्नमेंट सेक्टर में ही आना है, और जैसे हमारा पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में नंबर ऑफ पीपल्स, अगर मैं यहाँ पे क्लोज और बड़ा एक क्रिटिकल एनालिसिस करूँ तो 47 to 50 या 60% लोग जो हैं वो इसी सेक्टर में ही आना चाहेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में। देयर आर वेरी फ्यू पीपल, रेयर पीपल जो इसको प्रेफरेंस नहीं देंगे। तो ये 60 से नंबर 80% तक भी जा सकता है। मतलब वो जाहिर है पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें वेरी करती है, मतलब डेफिनेटली दैट्स योर ओपिनियन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी सर्वे दैट। तो उसमें ये है कि अगर तो आपने गवर्नमेंट सेक्टर में ही आना चाह रहे हैं, तो यूथ है, जो लोग लड़के भी पढ़ रहे हैं, उनको चाहिए कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद वो लोग CSS के लिए अप्लाई हो। 2 to 3 ईयर्स का ये पेनलाइज्ड
प्रोसेस है, आप उसमें पेनलाइज्ड होंगे, यानी कि जिससे पेनलाइज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इट्स अ रिगरस प्रोसेस, आप स्कैन कर रहे होंगे, आप अच्छी आपका जो माइंड ये आप अपेयर हो, उसमें आपके 90% चांसेस है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में सिविल सुपीरियर में आ सकते हैं, सिविल सर्विसेज में आ सकते हैं। अगर आप वो फैक्टर नहीं आपको पिक कर पा रहे या आपकी उसमें आपको नहीं क्लियर कर पा रहे, तो सेकंड फैक्टर ये होता है कि आप द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आप कह लें कि ऑपरेशनल लेवल पे या सब ऑर्डिनेट लेवल पे जॉब करें, उसमें भी आपको नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो आप उसके लिए आप ये करेंगे, आप अपनी स्टडीज़ को जिसमें भी आप लेकर आ रहे हैं आप उसको लेकर चलें, और डिफरेंट पोर्टल्स हैं पाकिस्तान में बने, वहाँ पे अप्लाई करें, वेबसाइट्स पे ऑनलाइन न्यूज़पेपर में आते हैं, और उसकी प्रिपरेशन करें अच्छी, तो उसमें आपको चांसेस हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो नाउ दैट यू वर्कड इन गवर्नमेंट सेक्टर फॉर कितने 10 साल हो गए आपको काम करते हुए, और 5 साल आपने पहले तकरीबन प्राइवेट सेक्टर में काम किया, तो इफ़ यू गेट अ चांस अगेन टू गो बैक, would you still opt for going to the government job, या आप मतलब दोबारा से चांस लेंगे प्राइवेट सेक्टर का, like, or do you repent your decision of coming into government job after you've experienced working in the private sector? अच्छा नहीं, उसमें ये है कि आप जब जैसे जैसे आपकी जो एज फैक्टर का आपका काउंट हो रहा होता है ना, आपका सिनेरियो डिफरेंट होगा, मेरा डिफरेंट होगा, हर एक का सिनेरियो डिफरेंट होता है। अगर मुझे दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिले तो मे बी मैं ये जो मैंने 10 साल जो प्राइवेट सेक्टर में लगाए हैं, अगर मैंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं किया तो मैं गवर्नमेंट सेक्टर में फर्स्ट ईयर से चला जाऊँ। ठीक है, तो लाइक इफ़ यू गेट अ चांस टू गो बैक इन टाइम, तो यू वुड हैव प्रेफर्ड टू स्टार्ट अ गवर्नमेंट जॉब फ्रॉम द फर्स्ट डे यू कंप्लीटेड योर एजुकेशन? बिकॉज मुझे ये समझ आती है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में रह के जो भी आपकी विशेष ड्रीम्स हैं वो पूरे कर सकते हैं। सो दैट शोज लाइक आई थिंक you're happy in what you're doing, and I hope it stays like that. So I hope like with the discussion that we just had, बहुत सारे लोग जो हैं इसमें से कुछ सीखें and it becomes like really something useful to them. ठीक है, sure. Thank you for your time. All right.